वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आपको आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो जो है आपके सामने दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के फोरम से पेश की जा रही है। स्टूडेंट्स, ऑल इन वन वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। आपको मालूम है कि मसरूफ़ियत होती है, तो 2-3 दिन में 4 दिन में जो सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, वो आपके सामने लेकर आते हैं डेली। ज़ाहिर है वेब मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। नंबर 1, तहसीलदार के उर्दू और इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके हवाले से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि इसको किस तरीके से किया जाए। नंबर 2, रेवेन्यू लॉज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है स्टूडेंट्स के अंदर के कौन से करने हैं। नंबर 3, नायब तहसीलदार की जो न्यू जॉब्स हैं अपकमिंग की, उसके मुतालिक। और नंबर 3, ADFIA का रिज़ल्ट कब आएगा, उसका मेरिट क्या बन सकता है, एजुकेटर्स की आने वाली न्यू भर्तियाँ, लेक्चरर्स की जॉब्स एट्सेट्रा। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपने जो बातें पूछी हैं, उनके आंसर्स भी इसी एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और ये जो न्यू जॉब्स हैं इसके अंदर ये ज़्यादातर तो MBBS वालों की हैं, तो इनको तो हमने नहीं डिस्कस करना, ना ही ये आपके काम की हैं। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो मतलब आपके लिए बेहतर जॉब्स हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो नंबर 1 तो ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है ये वाली जॉब, मैं बल्कि इसको सर्कल कर देता हूँ। ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ उसने लिखा है, ये तकरीबन 2 पोस्ट्स हैं ओपन मेरिट की रेगुलर बेसिस पर। असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रावलपिंडी की ये जॉब्स हैं और रावलपिंडी में ही आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स, प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। मतलब अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है और आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट के अंदर कोई डिग्री होगी। अब ये प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, बट अगर आपके पास इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, कोई भी डिग्री आपके पास है मास्टर्स की 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वो और में लिख रहा है कि या मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 45% मार्क्स, प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड 3 years एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है कि जी अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो फिर आपके पास एकेडमिक या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 years का। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर 60% की जो कंडीशन है वो ख़त्म कर दी जाती है। और यहाँ पर एज मेल के लिए 45 ईयर्स है एंड फीमेल्स के लिए 48 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम अपर एज लिमिट। सिलेबस की बात की जाए तो वही आपका जनरल नॉलेज बेस्ड सिलेबस होगा। यहाँ पर जस्ट एंड में उन्होंने थोड़ा सा लिखा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, ये एक ही सीट है डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की, और यहाँ पर मास्टर्स डिग्री वाले एलिजिबल हैं। शर्त यहाँ पर भी वही है, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है नीचे वो चेंज किया है कि 60% मार्क्स के साथ ना आपके पास यहाँ पर 5 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, 5 years का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, और प्रेफरेंस वही मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को दी जाएगी। नीचे फिर दूसरी शर्त आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी एज का क्राइटेरिया देखा जाए तो वही 45 years फॉर मेल है एंड 48 years फॉर फीमेल है। सिलेबस वही है, जनरल नॉलेज बेस्ड है, जिसके एकेडमी आपको प्रिपरेशन करवा रही है। एकेडमी का न्यू सेशन 34th सेशन ग्रुप बी स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके रजिस्ट्रेशंस फाइनल हो चुकी हैं। और जो जॉब्स अपकमिंग में हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनके लिए रजिस्ट्रेशन हमारी जारी हैं। तहसीलदार की रजिस्ट्रेशन हमारी पिछले माह हो गई थी, अब कोई उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, उसके लिए सॉरी है जी। जो जॉब्स आती हैं उनके हवाले से हम आपको 2-3 महीने पहले आगाह कर देते हैं। एजुकेटर्स के हवाले से मैंने इस 2023 के स्टार्ट में कहा था कि दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक सीट्स इंशाल्लाह आएंगी, और 2024 के मार्च अप्रैल जो आपका तालीमी साल शुरू होता है ना, उस वक्त तक ये रिक्रूटमेंट फ़ाइनल होती है। बातें मैं बहुत पहले कर चुका था। हमारी वो आदत नहीं है, इस फोरम से आपके सामने ये नहीं होगा कि हर 4 घंटे बाद वीडियो अपलोड हो रही है, 3-4 दिन बाद आएगी, लेकिन ऑथेंटिक बातें ही शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें गर्दिश कर रही होती हैं समटाइम, वो भी हम शेयर करते हैं ताकि आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा होता रहे और आप इन टच रहें। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ कोर्स आपकी तहसीलदार की सीट है।
और तहसीलदार के सिलेबस के हवाले से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उसको थोड़ा सा देखें। वीडियो थोड़ी सी ज़ाहिर लंबी हो जाती है, एक वीडियो में सारी बातें आपको बतानी होती हैं, तो थोड़ा सा तसल्ली से देखा करें और तसल्ली से बातों को समझा करें। आप लोग पर्सनल में प्लीज़ आकर मैसेजेस ना किया करें मुझे व्हाट्सएप पर, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता जवाब देना। यहीं यूट्यूब पर आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया करें। तहसीलदार की पोस्ट 16 स्केल की पोस्ट है। एंड स्क्रीन पर इसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी हुई है, वो भी वॉच कर लीजिएगा। एफआई इंस्पेक्टर की भी पड़ी हुई है। 14 पोस्ट है रेगुलर बेसिस पर, एक माइनॉरिटी कोटा की है। जो माइनॉरिटी कोटा में जैसे अजीज़ शान है और अकील गिल, यार आप लोग लाजमी इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ग्रेजुएशन वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि सर ये जो कंप्यूटर लिटरेट है, क्या इसके लिए कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए? तो नहीं, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। कंप्यूटर लिटरेट होने का मतलब है कि कंप्यूटर की समझ बूझ हो आपको। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस हो गया, इंटरनेट, ईमेल, इनके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। डिप्लोमा होना ज़रूरी नहीं है। और एज का आप लोग बार बार आकर पर्सनली भी पूछ रहे हैं यार, हालांकि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि 33 ईयर्स मेल के लिए है एंड 36 ईयर्स फीमेल्स के लिए है, और यही मैक्सिमम अपर एज लिमिट है। हाँ, अगर आपको 2 साल गवर्नमेंट सर्विस में हो चुके हैं ना, 2 ईयर्स, मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जितनी आपकी सर्विस होती है वो आपकी जो है ना एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है उतने ही साल, ये आप समझ सकते हैं। यानी आपकी टोटल एज में से आपकी सर्विस ईयर जो है वो माइनस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पेपर्स हैं। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का, जनरल नॉलेज में जिसमें 70% जीके है, और जीके के अंदर आपकी उर्दू एंड इंग्लिश भी मौजूद है। और 30% आपका वही कंप्यूटर है, इंक्लूडिंग MS ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब है कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये चारों आ जाते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, बड़ा थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में भी यही आपके पास जो गूगल ड्राइव है, आपके पास ईमेल है, डाटा को स्टोर करने के तरीके हैं, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग कहलाता है। इंटरनेट, ईमेल भी नीचे आ गया। 100 मार्क्स का आपका रेवेन्यू लॉज के हवाले से जो पेपर होगा, इसको हमने डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है। नहीं पता चल रहा स्टूडेंट्स को कि सर इसमें कौन कौन से लॉज शामिल हैं। 200 मार्क्स का आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होगा। यार साइकोलॉजिकल असेसमेंट के मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो भाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट को ये नहीं है कि अलहदा से पेपर होगा आपका। यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में वही इंटरव्यू के दौरान ही आपको साइकोलॉजिकली असेस कर लिया जाता है। अगर PPSC इस बार साइकोलॉजिकल असेसमेंट का अलहदा से कोई प्रोग्राम अपना रखता है तो फिर उसको देख लेंगे। फ़िलहाल तो जो PPSC पेपर लेता है, PMS के भी इवन या तहसीलदार के, वो इंटरव्यू के दौरान ही आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर ली जाती है। वहाँ पर एक बाकायदा एक अच्छा सा एक साइकेट्रिस्ट बैठा होता है और वो आपके साइकी को रीड कर रहा होता है, देख रहा होता है आपके एक्सप्रेशंस को कि आप किस तरह डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो वहीं से वही आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। हाँ, अगर MOD की तरह या FIA की तरह ये इस बार अलहदा कुछ करते हैं तो वो फिर देखा जाएगा, बात की बात है वो। अभी इसकी हमने डिवीजन ज़रा करनी है रेवेन्यू लॉज के हवाले से। ये वही 4th पेपर के ना सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट लॉज हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर हम प्रीवियस ईयर में जाएँ, पिछले साल में अगर हम जाएँ, मतलब जो पहले पेपर हुआ करते थे 2020 से पहले, तो उस वक्त कौन कौन से पेपर थे और अब आपको कौन कौन से करने पड़ेंगे। तो देखो यार, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 30 to 40% पेपर ज़रूर उठाया जाएगा। उसके बाद पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1957। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो BOR है वो इस एक्ट के अंडर काम कर रहा होता है, तो ये भी आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887, और उसके बाद द स्टैम्प्स एक्ट 1899, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1962। अब देखिए कुल मिला के 7-8 बन जाते हैं। बट अगर यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ, या 2019-20 से पहले जो होता था वो एक तो ये वाला होता था आपके पास, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 होता था, एक ये पंजाब टीनेंसी एक्ट होता था, और एक यहाँ पर मिस हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो। लैंड एक्विजिशन एक्ट आप उसको वैसे लिख लीजिए अपने पास, 3rd नंबर पर वो होता था लैंड एक्विजिशन एक्ट। आपको उसका LAA मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो भी लाजमी है, वो इस लिस्ट में आप शामिल कर लीजिए 8वें नंबर पर। ओके, तो वो भी आपने करना है। अब मेरा ना तमाम स्टूडेंट्स को एक बिरादराना और एक आपको बड़ा शफीकाना मशवरा है, अगर आप उसके ऊपर अमल करें तो आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं वो PPSC को मेल करें, उनको एप्लीकेशन लिखें कि जी आप लैंड रेवेन्यू के जो एक्ट्स हैं वो क्लियर करें कि कौन से करने हैं। क्योंकि ये मैंने अभी आपके सामने 8-9 लिखे हैं, अगर मैं इसकी पूरी लिस्ट रखूँ तो ये आपके सामने कोई 15-20 बन जाते हैं। बट अगर वो, और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन लिखना और PPSC से कहना कि भाई हमें क्लियर करें कि लैंड रेवेन्यू में कौन कौन से एक्ट्स हमने करने हैं। वो तो बहुत ज़्यादा हैं,
जैसे पहले इन्होंने वाजे किया था, पहले यही 3 हुआ करते थे ये वाले, एक ये होता था पहले आपके पास, एक ये हुआ करता था, दूसरा ये टेनेंसी एक्ट और तीसरा लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये 3 ही हुआ करते थे पहले। अब इन्होंने वो ज़ाहिर ही नहीं किया। ये भी मैं अगर सच बोलूँ तो करप्शन का ये एक तरीका है कि बेचारे जो न्यू स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं चलेगा कौन से एक्ट्स हैं, और जो चहीते उनके होंगे उनको बता दिया जाएगा जी ये 3-4 एक्ट्स आप कर लो। तो मैं क्लियर आपसे कह रहा हूँ, आप सारे के सारे मैक्सिमम लोग इनको एप्लीकेशन सेंड करें, मेल करें, तो ये सिलेबस को क्लियर कर दिया जाएगा आपके सामने। इसी तरह लास्ट टाइम इन्होंने इंग्लिश में भी ऐसे ही किया था, बाद में फिर उन्होंने पेपर से 15-20 दिन पहले क्लियर किया था। तो आप अभी से ये कोशिश करें। अगर आप नहीं करते तो भाई आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो आपको एक सही मशवरा दे दिया, बाकी इट्स अप टू यू। तो यही आपके एक्ट्स हैं टोटल मिला के, कुल ये जो 8 मैंने आपको बताए हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट को शामिल कर लीजिएगा, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। जो 3 जिनको फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से फिर बता रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू एक्ट इसको फोकस करना है, पंजाब टेनेंसी एक्ट को फोकस करना है, एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट को आपने फोकस करना है। इन 3 लॉज को ख़ास तौर पर आपने फोकस करना है। और इसके अलावा ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अलावा एक लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं, LRR लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 वाले, वो भी शामिल हो जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर मैं ये गिनवाना शुरू करूँ तो अभी तो लिस्ट बहुत लंबी निकल आएगी। तो वो लैंड रेवेन्यू रूल्स भी आपको पढ़ना पड़ेंगे फिर। तो एप्लीकेशंस लिखें, मैक्सिमम मेल्स भेजें ताकि आपके ये मसला सॉर्ट आउट हो सके। उसके बाद यार मैंने आपसे कहा था कि हमने नेक्स्ट वीडियो में इन जॉब्स के हवाले से बात करनी है। तो नायब तहसीलदार के हवाले से आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जी नायब तहसीलदार की जॉब्स कब आ रही हैं। तो देखिए, नायब तहसीलदार की जो अपकमिंग जॉब्स हैं वो कोटा की जॉब्स हैं, और वो ओपन कोटा की जॉब्स नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट वाले लोग ही अप्लाई कर सकेंगे, यानी जो पटवारी हजरात हैं या जो क्लैरिकल स्टाफ है वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। अभी नायब तहसीलदार की ओपन मेरिट की सीट्स नहीं आने वाली। मेरी पुरानी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये अनकरीब आ जाएंगी। इसके अलावा तहसीलदार की भी मज़ीद 42 सीट्स आने वाली हैं इंशाल्लाह, और ये भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा इशू चल रहा है उनका, और वो भी कोटा की सीट्स होंगी, सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तहसीलदार के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ आगे, भी मैंने इंग्लिश और उर्दू का पेपर भी आपको अभी बताना है। FIA डिस्क्रिप्टिव सिलेबस में आगे बता देता हूँ। ADFIA का मेरिट के हवाले से अगर हम बात करें तो हर रीजन का अपना अपना मेरिट है। पंजाब का मेरिट ज़ाहिर है 70+ पे जाएगा एटलीस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो एक्ट के क्वेश्चंस थे जिनके तुक्के लग गए वो आगे निकल जाएंगे। और सिंध KPK का थोड़ा सा लो हो सकता है। माइनॉरिटी कोटा या जो आपके GB गिलगित बल्तिस्तान AJ के, उनका मेरिट हो सकता है 60 के राउंड अबाउट भी हो सकता है, 60 to 65। बहरहाल इंस्पेक्टर में भी KPK वाले आगे थे, हो सकता है AD में भी वो आगे चले जाएँ। रिज़ल्ट की अगर बात करें तो ADFIA का रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर, आज के 15 दिन के अंदर अंदर, यानी विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। एजुकेटर्स की जॉब के हवाले से मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि बड़े चांसेस हैं इस बार इंशाल्लाह। हालांकि स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, बट याद रखिएगा कि महकमा कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि ये डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो जाएगा, इसको बड़ा टाइम लगेगा। गो के एजुकेशन को बदहाल किया जा रहा है, बट अभी इसको बिल्कुल जो है ना ज़मीन बोस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक नई खेप भर्ती बहरहाल की जाएगी। और इंशाल्लाह बड़े चांसेस हैं, बड़े मतलब रोशनी की किरण एक हमें नज़र आ रही है कि एजुकेटर्स की सीट्स दिसंबर तक आ जाएंगी। जैसा मैंने आपको तकरीबन 8 माह पहले ही बताया था कि 2023 के दिसंबर तक आएंगी। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने ये बात बहुत पहले की थी, जो अब आपके सामने आ रही है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि आज सीटें आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेक्चरर की जॉब्स के हवाले से मैं कह चुका हूँ कि लेक्चरर की जॉब्स को आते आते 2024 का जनवरी हो जाएगा, और आप देख लीजिएगा। और ये कॉमर्स के हवाले से बहुत जल्द आने वाली हैं। जो कॉमर्स की सीट्स हैं वो पहले आ जाएंगी, बड़े रोशन मतलब उम्मीद है इंशाल्लाह हमें। लेकिन जो लेक्चरर की आम जो कॉमन जॉब्स हैं, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, उर्दू की, फ़िज़िक्स की, पोल साइंस, इनके हवाले से जो बातें चल रही हैं इसको भी लग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको 2-3 माह तो कम अज़ कम मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब आगे हमने देखना है जी सिलेबस जो है आपका FIA इंस्पेक्टर का, AD का। जो भी आप लोग मैं पिछली वीडियो एक बना चुका हूँ, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। सारे नहीं जाएंगे उसके अंदर, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, सारों को नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, 2020 से पहले इन्होंने सबको बुलाया था, बट इस बार इन्होंने 110 की रेशो रखनी है। तो 44 सीटों पे 440 को बुलाया जाना है। वो मार्जिन रख के तकरीबन 700 को डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉल कर सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स पहले ना मांगे गए तो। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, आधी बात सुन के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आके फिर बदतमीज़ी करना शुरू कर देना, और जनाब वो चैनल के नीचे आके अपनी वो औकात दिखाना, इस तरह की हरकतें ना किया करें। वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ना तो आप चैनल को देख पाते हैं, ना आप कमेंट कर पाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। और ऐसे लोगों को ज़ाहिर है हम रिस्पॉन्ड तो करते नहीं, ना इतना टाइम है, लेकिन ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बात समझ आती है।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आपके पास जो इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे यहाँ पर 40 मार्क्स का आपको देंगे। ये कोई भी ऐसे वो आपको दे सकते हैं। ये शॉर्ट ऐसे होता है, हल्की फुल्की से आप आउटलाइन बनाते हैं और ऐसे जो अच्छा लिख जाता है उसके बड़े चांसेस होते हैं कि वो सिलेक्ट भी हो जाता है, आगे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। 30 मार्क्स के लिए करंट अफेयर्स के ये वाले आपके हॉट इशूज़ हैं। यहाँ पर आपका सी पैक एंड पाकिस्तान है, कश्मीर इशू है, अब पाक यूएस रिलेशंस है, अफ़गानिस्तान क्राइसिस है। आप देखें अभी जो पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, तो पाक यूएस रिलेशंस को, पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात को वो पैलेस्टाइन इशू को कनेक्ट करके पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वो कश्मीर इशू को उसके साथ कंपेयर कर सकता है, अफ़गानिस्तान क्राइसिस को। और अब ज़ाहिर है तालिबान की वहाँ पर गवर्नमेंट आ रही है, न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है, तो न्यू सिनारियो में आपसे करंट अफेयर्स के इनसे रेलेवेंट वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद दूसरा है इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़। वहाँ पर जब भी वो पेपर देता है तो आपको ये दोनों पोर्शंस हल नहीं करने होते। आपकी मर्ज़ी आप इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी आप पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये सिलेबस आपके सामने मौजूद है और इसी सिलेबस के अंदर से आपका वो पेपर उठाता है सारा का सारा। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उर्दू। ओहो, मैं यार उर्दू और इंग्लिश की यहाँ पर स्लाइड लगाना भूल गया। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ उर्दू एंड इंग्लिश ऐसे के हवाले से। जो उर्दू एंड इंग्लिश का तहसीलदार का पेपर होगा, देखो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो तहसीलदार का अगर आप 2012 का पेपर आप गूगल पे जाकर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। एक तो आपके पास ऐसे होगा, ठीक है, और ऐसे आपके पास कितने मार्क्स का होगा, ऐसे आपके पास होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। ये पहले नंबर की चीज़ आ गई। दूसरे नंबर पर आपके पास ईडियम्स आ जाते हैं। ओके जी, ईडियम्स की अगर हम बात करें तो ये 10-15 नंबर के वो दे देता है आपको ईडियम्स दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर वो आपको प्रेसी देगा। ओके जी, प्रेसी वो आपको देगा। प्रेसी मेरे ख्याल है 20 या 30 नंबर की होगी, इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे ज़ाहिर है ज़बानी याद नहीं है अब। 20 या 25 नंबर की प्रेसी है। और उसके बाद चौथे नंबर पर उसने आपको देनी है आपको उर्दू टू इंग्लिश, यानी आपको ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू टू इंग्लिश। ये भी तकरीबन 10-15 नंबर का ये ऐसे आता है। अब ये 50-10 60 60-25-85 ये तकरीबन ये 100 मैंने पूरे कर दिए है। मेरे ख्याल है प्रेसी के कम मार्क्स होंगे। और दरमियान में आपको वो करेक्शन दे सकता है। ओके जी, करेक्शन वो आपको दे सकता है 5-7 नंबर की। वो आपको चाहे तो वो प्रेपोजिशंस दे सकता है वो दरमियान में 5-7 नंबर की, चाहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी वो दे सकता है, उसकी मर्ज़ी है। बट चांसेस कम हैं प्रेपोजिशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। उसकी वजह यह है कि उसने एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में भी इंग्लिश रखी है। तो एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में वो प्रेपोजिशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट चूँकि पूछ लेता है, इसलिए कम चांसेस हैं कि वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड प्रेपोजिशन वगैरह पूछे यहाँ पर। तो ज़्यादा चांसेस है कि वो करेक्शंस पूछेगा। तो जो सेशन के अंदर मौजूद हैं करेक्शंस आपको सारी करवाई जा रही हैं, वहाँ पर इजीली आप कर जाएंगे। ईडियम्स भी इंशाल्लाह आपके वहाँ पर कवर हो जाते हैं। प्रेसी कोई मुश्किल नहीं है, आप पास्ट पेपर्स पीएमएस की प्रेसीज की छोटी सी एक बुक लें, वहाँ से प्रैक्टिस करें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ्स की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, मैट्रिक के जो उर्दू टू इंग्लिश के पैराग्राफ्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। एफएससी की इंग्लिश में जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करें। असलम मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ 10वीं क्लास में पढ़ता है, इस तरह के पैराग्राफ नहीं करने होते आपने। जो हिस्टोरिकल पैराग्राफ्स हैं, जो थोड़े से टिपिकल पैराग्राफ्स हैं, उनको आप करें, प्रैक्टिस वहाँ से करें। इंशाल्लाह अब ये आपका उर्दू टू इंग्लिश भी बड़ा इजीली यहाँ पर ये हो जाएगा। दरमियान में पहले पुराने दौर में वो एक कंपोजिशन भी दिया करता था पहले, ठीक है, इंग्लिश वाले पेपर में पहले वो एक कंपोजिशन दिया करता था, लेकिन अब वो दौर थोड़ा ख़त्म हो गया है। कंपोजिशन की जगह पे इस बार उम्मीद है कि वो आपको लेटर दे सकता है या फिर वो एप्लीकेशन दरमियान में डाल सकता है। तो ये कुल मिलाकर सारी चीज़ें इंग्लिश में जो आपसे उसने पूछनी है, इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब देखें जो बंदा इन चीज़ों के लिए एकेडमी रख रहा है जी, लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, ये सही बात नहीं है। आप जस्ट एक सैंपल उसका चेक करें, ख़ुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। बीए की कोई बुक देखें इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर लेटर्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ें, उनको खुद पढ़ लें, देख लें एक बार, इजीली आप कर जाएंगे। इंग्लिश ऐसे के लिए मैंने बताया था सिंपल एसेज हैं, नासिर जमाल शाह एंड अकबर मेयो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनके एसेज को आप पढ़ें। बड़े सादा सादा एसेज हैं, आपका ऐसे बड़ा इजीली क्लियर हो सकता है। उसके अलावा ये एडवांस पब्लिशर्स के एसेज फॉर ऑल हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास उर्दू का जो मसला है, उर्दू की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका पहले जो है मजमून आएगा और वही मजमून 50 नंबर का होगा, ठीक है। हल्की फुल्की सी आउटलाइन बना के उसको करेंगे। दूसरे नंबर पर वो आपको देगा जुमले बनाना, मुहावरे बनाना, जुमले बनाना। जैसे वो फ़र्ज़ करें कह देगा कि जी गर्विदा बना लेना, इसका जुमला बनाइए, दुकान बढ़ाना, इसका जुमला बनाइए। तीसरे नंबर पर वो आपको देखें वो पीएमएस के अंदर फ़िक्रात की दुरुस्ती पूछ लेता है, ठीक है, वो दुरुस्ती पूछ लेता है कि जी आप
लाहौर आएँ तो मुझसे भी मिलिएगा, आप लाहौर आइए तो मुझसे मिलिए, इस तरह के मतलब कोई भी फ़िक्रा गलत वो दे देता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में और आपसे कहता है उसको ठीक करें, ये वो आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा जो है वो आपसे यहाँ पर नेक्स्ट एक और चीज़ भी पूछ सकता है। वो चीज़ क्या है? वो ग्रामर है। 2012 के पेपर में उन्होंने ग्रामर पूछ रखी है, आपसे ग्रामर पूछ रखी है कि जी इमदादी फ़ेल क्या होता है, हर्फ जार क्या होता है, हर्फ ताम क्या होता है, हर्फ अतफ़ क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी उसने पूछ रखे हैं। तो ये भी वो 5-7 नंबर का पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा अशार की तशरीह वगैरह उसने नहीं पूछी थी 2012 में, बहरहाल अगर वो चाहे तो वो पूछ भी सकता है, लेकिन कम चांसेस हैं। यहाँ भी इंग्लिश की तरह आपसे एक ख़त या एक दरख्वास्त वो लिखवा सकता है, एंड में वो आपसे कहेगा कि उर्दू का आपको, इंग्लिश का आपको एक पैराग्राफ देगा और उसका कहेगा कि उसकी उर्दू बना कर दिखाइए। इंग्लिश का पैराग्राफ देगा एक मुश्किल सा, और आपने उसकी उर्दू बना कर दिखानी होती है, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको उर्दू बनानी होती है। इंग्लिश भी आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के ज़रिए बनानी होती है, सादा सादा इंग्लिश नहीं बनानी होती, थोड़ा सा टिपिकल वे में लिखना होता है इडियम्स को यूज़ करते हुए, ताकि आपकी इंग्लिश ज़रा भरपूर लगे। ओके जी, तो मज़ीद मैं अच्छा, उर्दू एसेज़ के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यार जो कलीद उर्दू किताब है ना, कलीद उर्दू, उसके अंदर काफ़ी सारे एसेज़ लिखे हुए हैं, आप उन्हीं को पढ़ लें तो वो काफ़ी हैं, मोर देन इनफ है। उसके अंदर ग्रामर भी मौजूद है, उसके अंदर बाकी भी सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तलखीस भी मौजूद है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा उर्दू मज़ामीन तमाम इम्तिहानात के लिए एडवांस पब्लिशर्स की वो भी ठीक है किताब, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं जी। सर तहसीलदार के पेपर में रेवेन्यू लॉज मैंने बता दिए, 3 लॉज को फोकस करना है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1968, लैंड एक्विजिशन एक्ट है आपका, और टेनेंसी एक्ट, इन 3 को फोकस करना है, बाकियों को भी देखना है। एप्लीकेशन लिख ले तो अच्छा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, ये बहुत शुक्रिया जी आपकी तारीफ़ का राना अवैस साहब। उसके बाद पीपीएससी की एज रिलैक्सेशन 33 ईयर्स आपको बता चुके हैं। क्या हाल है सर? SNGAD में जो स्टेनोग्राफर की सीट्स हैं अप्लाई किया था, पेपर कब होंगे? बहुत जल्द होंगे जी, विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह हो जाएंगे, बड़े चांसेस हैं। सर ऑल्दो आई हैव 16 ईयर्स एजुकेशन बट आई हैव नॉट कंप्यूटर लिटरेट। भाई कंप्यूटर लिटरेट का मतलब कोई डिप्लोमा नहीं है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए। जो पेपर एंटी करप्शन के लीक हुए थे नवंबर में, अगर कंडक्ट हों तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था क्या वही लोग दोबारा पेपर देंगे? न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंडली उन टेस्ट की स्लिप जिनकी गुम हो गई, यार जब वो न्यू दोबारा से शेड्यूल देंगे तो स्लिप्स भी आपकी दोबारा अपलोड होंगी, आप दोबारा अपीयर होंगे, सारा कुछ दोबारा होगा। न्यू एप्लीकेंट्स को वो उस वक्त अलाउ करते हैं अगर वो उसके अंदर न्यू सीट्स को ऐड करें। चांसेस कम है न्यू सीट्स के ऐड होने के। वैसे सुना था कि 1-2 सीटें एंटी करप्शन में AD के आने वाली हैं, तो मे भी उसके लिए वो न्यू सीट्स अगर अनाउंस करें तो फिर वो न्यू एप्लीकेंट्स आएंगे, वरना ओल्ड लोग ही पेपर देंगे। AD एंटी करप्शन की एलिजिबिलिटी, मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। रेवेन्यू लॉज इंक्लूडेड हैं, स्पेसिफिक एक्ट मैं बता चुका हूँ जी। तहसीलदार के पेपर में कितने वाला पास होगा? 50% आपको एग्रीगेट चाहिए, 400 में से कम 200 लेंगे ओवरऑल, और हर पेपर में अलग-अलग 40 लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपकी नफ्सियात को परखा जाता है। तहसीलदार का टेस्ट कब होगा? 4 पेपर्स इकट्ठे होंगे, 2 पेपर्स पर डे के चांसेस हैं, एक दिन में 2 पेपर्स PPSC ले सकता है, बड़े चांसेस हैं इसके। और विद इन 2 to 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स है आपके पास। एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले में कितने पेपर्स होंगे? उसमें एक ही पेपर होगा, 1 पेपर होता है उसके अंदर GK का। ठीक है जी। सेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर कमिंग जो कोटा के नायब तहसीलदार की सीट्स हैं, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की सीट्स हैं, सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सीट्स हैं, और नायब तहसीलदार कोटा की सीट्स, तहसीलदार कोटा की सीट्स, और AD एंटी करप्शन, डेप्टी अकाउंटेंट, एजुकेटर्स की अपकमिंग सीट्स, इन सब के हवाले से हमारा 34 सेशन ग्रुप B स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर डेमो लेक्चर्स मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप कीजिए एंड सेशन को ज्वाइन कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।